मकसद यूपी में दंगा कराना था। जी हां, यूपी में हाथरस के बहाने दंगों की बड़ी साजिश रची गई थी। ये बात पिछले 3 दिनों से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते आ रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि यूपी सरकार को बदनाम करने और अराजकता फैलाने की साजिश हुई। सारे लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, वे लोग कहीं ना कहीं इसमें बाधक बनने का प्रयास करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अनावश्यक रूप से षड्यंत्र करते हैं। तमाम प्रकार के षड्यंत्रों के माध्यम से सरकार को भी बदनाम करने का कार्य करते हैं और साथ साथ समाज में जाति और सांप्रदायिक विद्वेष की भावना पैदा करने का कार्य करते हैं। हाथरस पीड़िता के अंतिम संस्कार को लेकर योगी सरकार पर लगातार निशाना साधा जा रहा था। सवाल पूछे जा रहे थे कि पीड़िता के अंतिम संस्कार को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई, रात के अंधेरे में पीड़िता का अंतिम संस्कार क्यों किया गया। योगी सरकार ने इन सभी सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट में दे दिया है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हिंसा से बचने के लिए परिवार की मर्जी से पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया। सरकार ने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां जातीय और सामुदायिक हिंसा फैलाना चाहते थे। अदालत को यह भी बताया गया कि बाबरी ढांचा विध्वंस केस में फैसला आने की वजह से यूपी में हाई अलर्ट था और खुफिया एजेंसियों से सूचना मिली थी कि सुबह गांव में भारी संख्या में लोग जुटेंगे। ऐसे में हालात ना बिगड़े, इसके लिए रात में अंतिम संस्कार किया गया। कुछ मीडिया कर्मियों ने भी पीड़ित परिवार को भड़काया और सरकार के खिलाफ उकसाया। उन्होंने पीड़ित परिवार को दाह संस्कार करने से मना किया। ये दंगे भड़काने की, सरकार को डिस्टेबलाइज, सरकार को गिराने की ये पूरी की पूरी चली है। एंटी सीए में देखा वही लोग, पीएफआई, सीएफआई, ये सब लोग उसी में इन्वॉल्व हैं। और उसमें पॉलिटिकल पार्टी उस समय यूपी के अंदर देख रहे थे, सपा आ रही थी, अब कांग्रेस आ गई है। इस बीच यूपी पुलिस ने हाथरस के पीछे पीएफआई की साजिश का भी पर्दाफाश किया। मथुरा पुलिस ने पीएफआई के जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया, उनके तार केरल से भी जुड़े हैं। इसमें एक आरोपी अतीकुर रहमान तो पत्रकार बनकर हिंसा की साजिश रच रहा था। शाहीन बाग पार्ट 2 के लिए इसे फंड भी इकट्ठा करने की जिम्मेदारी मिली थी। पुलिस को विदेशी फंडिंग के भी सुराग मिले हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार की मंत्री मोहसिन रजा कहते हैं कि पीएफआई सिमी का बदला रूप है, जिसे आतंकी संगठन घोषित कर प्रतिबंध लगाना चाहिए। पीएफआई जैसी संस्था और उससे जुड़े हुए तमाम लोग और उनको जो संरक्षण प्राप्त है राजनीतिक दलों का, ये उन लोगों का काम था जो एक उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा दंगा कराना चाहते थे, जातिगत दंगा। और हम तो भारत सरकार से मांग करेंगे कि इस संस्था को भी जांच करके इनके लोग जो दोषी लोग हों उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए इस संस्था को भी आतंकी संगठन की तरह बैन किया जाना चाहिए। उधर पीएफआई वाले कह रहे हैं कि सरकार अपनी बदनामी के डर से हमें इस मामले में घसीट रही है। गवर्नमेंट जो है अपनी लॉ एंड ऑर्डर को जो फेल हो गई है उसको छिपाने के लिए और लोगों का जो एक आक्रोश पूरे इंडिया में आ रहा है और उत्तर प्रदेश में आ रहा है, उससे बचने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम इसमें घसीट रही है। इन सब के बीच हाथरस कांड पर सियासत भी जारी है। कांग्रेस का आरोप है कि यूपी सरकार जब किसी मामले में फंसती है तब किसी न किसी को आगे कर अपने पाप छिपाती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार फंसती है तब कभी कभी किस संगठन को आगे करके अपने पाप को छुपाना चाहते। बेहतर होगा भारतीय जनता पार्टी ये सब करने के बजाय क्षमा याचना कर ले। इन सब के बीच हाथरस में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। लेफ्ट के नेता भी हाथरस पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच कराने की मांग कर डाली। हम चाहते हैं न्यायिक जांच, स्वतंत्र न्यायिक जांच। हाथरस कांड में विपक्ष के जितने सवाल हैं, सरकार कहती है कि उससे ज्यादा साजिश है। क्या वाकई इस बार साजिश शाहीन बाग पार्ट 2 की थी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपने देख लिया किस तरीके से पूरी साजिश रची गई थी। खुलासा खुफिया रिपोर्ट में हुआ है, लेकिन सवाल यही है कि साजिश का खुलासा तो हो गया, लेकिन कार्रवाई कब की जाएगी, कदम कैसे और क्या उठाए जाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ शलभ मणि त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं और सलाहकार भी हैं वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के, उनसे भी हम सवाल करेंगे। और मनोज पांडे भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। ए.के. जैन साहब हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, पूर्व डीजीपी हैं, वो भी कानून के लंबे जानकार हैं, प्रशासनिक अनुभव रखते हैं। अजय वर्मा भी हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। मैं शलभ मणि जी सबसे पहले आपका बहुत स्वागत करता हूं और एक सवाल सबसे अहम जो पूछा जा रहा है, आप ठीक 6 महीने पहले चलिए
जब दिसंबर में सीएए और एनआरसी को लेकर प्रदर्शन हो रहा था, उस दौरान भी पीएफआई की साजिश सामने आई थी। कई जिलों से 100 से ज्यादा पीएफआई के सदस्य गिरफ्तार किए गए थे। उसके बाद यह मांग उठने लगी कि इस पर बैन लगाया जाए, लेकिन 6 महीने बाद यह फिर से कहा जा रहा है कि पीएफआई साजिश रच रही है। तो फिर बैन क्यों नहीं लगा रहे हम? देखिए, आपको पता है कि इस देश में बहुत से फैसले हम लोकतांत्रिक तरीके से लेते हैं। हमारे विपक्ष के साथी बैठेंगे, कोई ऐसा फैसला नहीं है कि हम अकेले ले लें, अकेले उसको लागू कर दें। और हम इस बात में विश्वास करते हैं कि पीएफआई जैसे लोग सिर्फ किसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए नहीं, केरल में कौन सी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, या तमाम अन्य राज्य जहां पर पीएफआई को लेकर लोग सवाल उठाते हैं वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। ये देश सबका है, चाहे वो भाजपा का कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो सपा या बसपा का हो। और ऐसे मुद्दों पर तो सबको मिलकर एक राय रखनी होगी, एक लोकतांत्रिक फैसला लेना है। आपको पता है कि यह फैसला सबकी राय सहमति से होगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राहुल गांधी जी अमेठी में चुनाव हारने के बाद जब जाते हैं और वहां पर जाकर चुनाव जीतते हैं, तो वहां पर जो लोग उनके समर्थन में खड़े होते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि वो कौन है। और जिस तरह से तमाम सीए के उपद्रव के बाद, नागरिकता संशोधन कानून के उपद्रव के बाद, हिंसा के बाद जो तमाम ऐसे उपद्रवी थे, ऐसे तमाम जो तत्व थे जिनके खिलाफ जब कार्रवाई हो रही थी, कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका वाड्रा उनके घर जाती थी और कहती थी कि हम उनको पैसे देंगे, उनकी वकालत करेंगे। दुर्भाग्य यह है कि इस देश की सबसे पुरानी जो लोकतांत्रिक पार्टी है वो भी पीएफआई के पक्ष में खुलकर खड़ी होती है। आज जब पीएफआई को लेकर कार्रवाई की बात हो रही है, इसी घटना में सबसे बेहतरीन एक बहुत अहम सवाल, और आज हम दोनों आपसे पूछने वाले हैं, आपको फिर मैं मौका दूंगा। आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं और इसमें सीमित वक्त भी हम जवाब का देंगे। सवाल आज का हमारा यही है, क्या रात में अगर पीड़िता का अंतिम संस्कार ना होता तो क्या उत्तर प्रदेश सुलग उठता? मैं 1 मिनट में शलभ मणि जी आपसे जवाब चाहता हूं, फिर अजय वर्मा जी इसी सवाल का जवाब आपसे भी चाहूंगा। आपका टाइमर स्टार्ट होगा, शलभ मणि जी जवाब दीजिए। देखिए, ये आपको पता है कि वहां पर दिल्ली में अस्पताल से और हाथरस तक परिवार के साथ डेड बॉडी को लेकर पुलिस के लोग ही आए, परिवार के लोग साथ में थे, रास्ते भर सब साथ में आए और दिल्ली से डेड बॉडी को हाथरस लाने के बीच में क्या क्या हुआ ये पूरे देश ने देखा। दिल्ली में कुछ लोगों ने अराजकता पैदा करने की कोशिश की, वहां पे भी छीना झपटी की, वहां पर दिल्ली के अंदर एक तरह की हिंसा फैलाने का प्रयास किया और बहुत मुश्किल से परिवार वालों की सहमति से डेड बॉडी हाथरस आई। परिवार वालों की सहमति से ही डेड बॉडी उनके दरवाजे पर गई और परिवार वालों की मौजूदगी में, उनकी सहमति में अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन क्योंकि दंगा फैलाना था, अफवाह फैलानी थी, लिहाजा झूठ फैलाने के लिए तमाम संगठनों ने, तमाम राजनीतिक दलों ने लोगों की नजरों में न जाने क्या क्या कहा। किसी ने यह झूठ फैलाया कि जीभ काटी गई थी, जो कि झूठ निकला। किसी ने कहा आंख फोड़ी गई थी, वो भी झूठ निकला। किसी ने कहा कमर तोड़ी गई थी, वह भी झूठ निकला। और किसी ने कहा कि रात में डेड बॉडी को ऐसे जला दिया गया, वो भी झूठ निकल चुका है। और अब कुल मामला ये चला गया है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। हमने तो कहा है सुप्रीम कोर्ट में खत्म होता है। शलभ मणि जी, आपका समय खत्म होता है 1 मिनट का। मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं अजय वर्मा जी से, फिर आपके पास लौटूंगा। क्या रात में अगर पीड़िता का अंतिम संस्कार ना होता तो उत्तर प्रदेश सुलग उठता? अजय वर्मा जी, आपका समय शुरू होता है। शलभ मणि जी ने जो कहा वो पूरे देश ने सुना। देखिए, ये लोग मुद्दे से ध्यान भटकाकर, मेन स्ट्रीम से ध्यान भटकाकर देश को पता नहीं कहां ले जाना चाहते हैं। ये इनकी आदत है, ये इनकी नेचर है, ये इनकी नीति है, ये इनकी नियत है। एक बेटी की हत्या करा दी जाती है और उसके बाद शव की भी डबल हत्या तेल डालकर। भारतीय संस्कृति में ऐसा कौन सा वो है सिस्टम कि शाम के बाद जो है किसी बेटी, और बेटी के साथ तो सारे संस्कार होते हैं। जब आपके घर में भी, इनके बीजेपी के हर नेता के घर में भी बेटी और महिलाएं होंगी, जब उसका संस्कार होता है तो उसके साथ पूरे रीति रिवाज होते हैं। लेकिन ये देश की सरकार और प्रदेश की सरकार इस देश को तानाशाही के दौर में ना ये गरीबों का ध्यान रखती, ना अमीरों का ध्यान रखती, ना ये बेटियों का ध्यान रखती, ना ये बेरोजगारों का ध्यान रखती, ना ये व्यापारियों का ध्यान रखती। बस राजनीति, 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 झूठ झूठ झूठ। और आप पूछ रहे हैं कि साहब रात में इनसे पूछिए, देश की सरकार इनकी है, प्रदेश की इनकी है, आखिर क्यों योगी की, मोदी जी की पुलिस ने और प्रशासन ने ये दंगे कराने का काम करा है? ये सब इनकी साजिश है, ये इनके पीछे इनका हाथ है, ये हर तरीके से। अजय वर्मा जी 1 मिनट पूरा हो गया है और मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं शलभ मणि जी आपसे। मैंने आपकी सारी बात मान ली थोड़ी देर के लिए कि अगर रात में उत्तर प्रदेश में यह अंतिम संस्कार नहीं किया गया होता हाथरस में तो स्थिति बिगड़ सकती थी, माहौल बिगड़ सकता था। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर खुफिया इनपुट्स हमारे पास थे, हमारी खुफिया एजेंसीज ने हमें यह बता दिया था, तो फिर क्यों नहीं कदम उठाया गया कि फोर्स आसपास से बुला ली जाती और दिन में अंतिम संस्कार किया जाता? क्या पुलिस प्रशासन इतनी व्यवस्था के लिए तैयार नहीं था?
देखिए, आपको पता है, और मैं तो अनुरोध करूंगा कि ए के जैन साहब मौजूद हैं आपकी इस डिबेट में, बहुत ही काबिल अफसर हैं, आप इनसे पूछिएगा, ये जरूर पूछिएगा कि क्या उत्तर प्रदेश में रात में अंतिम संस्कार नहीं हुए हैं, अलग अलग सरकारों में हुए हैं। अब ये झूठ बोलने के लिए कांग्रेस के लोग जब आज बेनकाब हो रहे हैं कि कैसे इन्होंने दंगा भड़काने की साजिश रची। 48 घंटे में राजस्थान के अंदर 21 बलात्कार हुए, राहुल गांधी नहीं गए, प्रियंका वाड्रा नहीं गई, वहां पे आज भी 12 की जो बेटी है वो न्याय मांग रही है, कोई नहीं गया। हाथरस में गिरफ्तारी हो चुकी है, हाथरस में स्पीडी ट्रायल के लिए भेजा जा चुका है, लेकिन क्योंकि इनका मकसद हाथरस के बहाने उत्तर प्रदेश को जलाने का था, उत्तर प्रदेश को एक तरह से हिंसा की आग में भड़काने में था, इसलिए आज ये बेनकाब हुए हैं तो बौखला रहे हैं। आज देखिए, सारी सच्चाई सबके सामने आ रही है और पूरी लड़ाई इस बात की है, पूरी दुश्मनी इस बात की है कि राहुल गांधी को अमेठी की जनता ने जिस बुरी तरह जमानत जब्त करा के यहां से भेजा, इस मसले को लेकर सियासत हो रही है, प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है। आप कह रहे हैं इस मसले को लेकर सियासत हो रही है, सियासत हर पार्टी कर रही है। अजय वर्मा जी, क्या सिर्फ सियासत के लिए आप तीर्थ यात्रा कर रहे हैं हाथरस की? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि राजस्थान क्यों नहीं जा रहे, और जहां जहां पर आपकी सरकार है वहां क्यों नहीं जा रहे? और सब लोग सियासत कर रहे हैं, ये लोग तो टीवी पे और ऑफिस में और मंदिरों में बैठ के घंटे बजा के पूजा कर रहे हैं। फिर देश की पुलिस और इनका जो खुफिया तंत्र था, ये कांग्रेस के नेताओं को, महिलाओं को रोकने में, डीएनडी पर बदतमीजी करने पर, हमारी नेता प्रियंका गांधी के कपड़े फटवाने में, हमारी दिल्ली की अध्यक्षा के कपड़े फटवाने में, ये इंटेंशनली महिलाओं की ये सरकार महिला विरोधी सरकार है देश की, प्रदेश की। इनकी नीति अहमियत महिलाओं के खिलाफ है। अजय वर्मा जी, 12 में भी घटना घटी, छत्तीसगढ़ में भी कई जगह पर घटना घटी, वहां के मंत्री भी बयान देते हैं, क्या कांग्रेस ने वहां पर जाने की जहमत नहीं उठाई? चीफ मिनिस्टर क्या कहते हैं कि 80% सहमति, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर माननीय वर्तमान चीफ मिनिस्टर अभी कि 80% सहमति लड़की की सहमति होती है, बलात्कार तभी होते हैं। संवैधानिक पद पे बैठे हुए चीफ मिनिस्टर और संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग दंगे की तरफ मोड़कर ध्यान भटकाने के लिए देश की जनता का, देश की बेटी न्याय मांग रही है, न्याय नहीं देंगे। और सुन लीजिए, 303 की मेजोरिटी जो इनकी है ना, ये कह रहे हैं कि साहब अपोजिशन, अरे भाई कांग्रेस पार्टी के तो 7 ही मेंबर हैं, मतलब 303 कुछ नहीं है। इसी पर एक आंकड़ा बताता हूं और हाथरस का रुख करेंगे, हम हाथरस से अपडेट लेंगे, लेकिन आप दोनों को एक आंकड़ा बताना चाहता हूं, क्योंकि जो सियासी पार्टियां दावा करती हैं, बीजेपी में भी, कांग्रेस में भी, समाजवादी पार्टी में भी ऐसे कई सांसद और विधायक हैं जिन पर महिलाओं के खिलाफ अपराध में गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। मैं इस पर भी सवाल करूंगा। हाथरस का हम रुख करें, शोएब इस समय हमारे साथ जुड़ गए। शोएब, एसआईटी की टीम कल रिपोर्ट सौंपने वाली है, आज अंतिम रात है, एसआईटी ने पूछताछ भी कर ली है, क्या अपडेट्स और क्या जानकारी आपके पास अभी इस वक्त हाथरस से? बिल्कुल, देखिए, सुबह के वक्त एसआईटी की टीम आखिरी बार मुलाकात करने के लिए और जो भी चीज़ें रह गई थी उनको दर्ज करने के लिए गई थी, और कल इससे पहले उन्होंने अलीगढ़ में जाकर आरोपियों से भी मुलाकात की थी। तमाम जो भी तथ्य, जो भी बयान दर्ज करने थे एसआईटी ने वो तमाम कर लिए हैं। इंतज़ार इसी बात का है सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहली जो रिपोर्ट है इस पूरे मामले की सच्चाई को सामने लाने के लिए वो एसआईटी की रिपोर्ट होगी। उसमें किस तरह के तथ्य सामने आते हैं, क्योंकि ये मामला अब दो तरीके से अगर देखा जाए तो अब हो चला है। एक तो रेप हुआ है या नहीं हुआ है उसको लेकर तमाम जो रिपोर्ट आई है अब तक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मेडिकल रिपोर्ट, उसको लेकर अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बेटी की मौत हुई है, एक मामला ये है। दूसरा, एक साजिश का एक दूसरा मामला जुड़ गया है कि जब ये पूरा मामला सामने आया और बेटी की मौत हो गई 28 तारीख को सफदरजंग हॉस्पिटल, 29 तारीख को जो भी पूरे मामला सामने आया, उसके बाद साजिश किस तरह से रची गई और जातीय हिंसा, एक तरीके से टकराव पैदा करने की कोशिश पूरे इलाके में की गई, तो यकीनन इन दोनों ही चीजों को लेकर सबकी निगाहें लगी हुई है एजेंसियों पर। बिल्कुल, शोएब, भी ये निगाहें बनी हुई हैं इंटेलिजेंस की, क्योंकि और लगातार एक तरफ एसआईटी जांच कर रही है तो दूसरी तरफ खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं, और इसलिए सवाल ये खड़ा होता है कि पीएफआई और सियासी दलों पर जो आरोप लग रहे हैं दंगा कराने की साजिश के, उन आरोपों का सच क्या है? अजय वर्मा जी, देखिए, सरकार आरोप सब पे लगा देती है। अभी पीछे देखा, एक बड़े नामी गिरामी नकली चैनल ने आरोप लगाया, और फिर जब एम्स ने अपनी रिपोर्ट दी सुशांत के मामले में तो वो बैकफुट पर हैं और अब पता नहीं नजर भी नहीं आ रहे हैं, बस शोर मचा रहे हैं। हमारा मकसद ये है मृदुल जी, कि एक हत्या की रिपोर्ट तो रात में उस बेटी की हत्या के खिलाफ हुई, फिर सारे प्रेस वालों पर ऐसी तानाशाही लागू कर दी कि चींटी नहीं घुस सकती, सबूत मिटाए जा रहे थे, हत्या का सब कुछ
शव के साथ फिर जो दरिंदगी की गई और तेल डालकर एक फिर जो शव के साथ दूसरी हत्या की गई, मैं अनुरोध करूंगा इन समाज और देश के बुद्धिजीवी और पैनलिस्टों से कि एक मुकदमा और सरकार और इसके लोगों के खिलाफ हो कि शव के साथ हत्या, सबकी हत्या, डबल हत्या का मुकदमा इस प्रदेश की सरकार और इसके नामचीन अफसरों के ऊपर। कलेक्टर आज भी बैठे हुए हैं, उनको सस्पेंड करना चाहिए था, ट्रांसफर करना चाहिए था। कलेक्टर के वीडियो है, झूठे वीडियो दिखाकर अब अपोजिशन के लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लेते हैं झूठे वीडियो पर। और असली यही तो बड़ा सवाल है कि झूठ और सच के बीच में कौन कितना अच्छा है, कौन कितना सच्चा है। शलभ मणि जी, आपसे भी मैं यही सवाल करना चाहता हूं। पीएफआई और सियासी दल जो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन खुलासे में कुछ राजनीतिक दलों का नाम सामने आया है। आरोपों का सच क्या है? देखिए, वो तो मृदुल जी आपके टीवी चैनल पर नजर आ रहा है। अब देश के लोग ये कहने लगे हैं कि दंगाई पीएफआई का मतलब कांग्रेस आई। ये आलू से सोना बनाने वाली पार्टी के जो महोदय बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार अमीरों का ख्याल नहीं रखती। अभी कह रहे थे आपके, तो साहब हम अमीरों का ख्याल रखने के लिए नहीं है, हम हर गरीब, हर व्यक्ति का ख्याल रखने के लिए है। दूसरा ये बता रहे हैं कि शव की दोबारा हत्या हुई, तो मुझे नहीं पता कि ये भी राहुल गांधी जी की तरह जो तमाम उनको कहा जाता है उस पे चल रहे रास्ते पर। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, पूरे देश ने असली चेहरा देख लिया। इनके नेता जाकर कहते हैं, निजाम मलिक, कि आप इनके जिलाध्यक्ष हैं, कि सर काट कर लाओ 1 करोड़ देंगे। दूसरे नेता जाते हैं, भड़काते हैं कि आपको तो फर्जी जेल भेजा गया, आप अगर सड़क पर नहीं उतरे तो अन्याय हो जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा। तो उत्तर प्रदेश को ये आग में झोंकने का इन्होंने प्रयास किया। और तमाम जो पीएफआई जैसे संगठन है, उसके बचाव में कौन आ रहा है? आज कांग्रेस पार्टी आ रही है। तो अपने आप में ये पूरा रिश्ता स्टैब्लिश हो रहा है कि कांग्रेस, आपकी डिबेट में पीएफआई का कोई प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन उसके बचाव में जो चिल्ला रहा है वो कांग्रेस पार्टी के नेता चिल्ला रहे हैं। मैं यही पूछना चाहता हूं, एक सेकंड शलभ मणि जी, शलभ मणि जी के लिए पीएफआई, शलभ मणि जी, बिल्कुल पीएफआई पर अगर बैन लगाना है, आपने कहा कि कुछ प्रोसीजर होता है, उसे हमें फॉलो करना पड़ता है। मैं यही पूछना चाहता हूं, झारखंड में 2019 में कदम उठाया गया, झारखंड में पीएफआई को बैन किया गया, तो उत्तर प्रदेश में किस चीज का इंतजार है और कब तक इंतजार किया जाएगा? क्योंकि 6 महीने पहले भी एक साजिश का खुलासा हुआ। देखिए ऐसा है मृदुल जी, मैंने कहा ना कि इसमें एक सर्वसम्मति से फैसला होना है और भारत सरकार के अपनी जो पार्लियामेंट है उसके स्तर पर इसको लेकर फैसला होना है। और आप देखिए, सीए नागरिकता संशोधन कानून किसी के खिलाफ नहीं था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भड़काया कि देश के मुसलमानों के खिलाफ है, जबकि उसमें किसी के खिलाफ नहीं था। उसमें तो जो हिंदू बेचारे पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं उनके पक्ष में था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा कि मुसलमानों तुमको भगा दिया जाएगा। ट्रिपल तलाक जो बहनों के पक्ष में था, जो इतने सालों से चला रहा था, और राजीव गांधी के टाइम में तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ संसद में इन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया, हम ट्रिपल तलाक लेके आए, इन्होंने मुसलमानों को भी भड़काना शुरू कर दिया। आज प्रियंका वाड्रा की लॉन्चिंग ये उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं, तो 23 करोड़ जो जनता है उसको आग में झोंक के करना चाहते हैं। इससे बड़ा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता कि ये 12 में आज भी गिरफ्तारी नहीं है। आप पूछिए इनसे कि 12 के मुलजिम गिरफ्तार हो गए क्या? और मुख्यमंत्री वहां के क्या कहते हैं कि बलात्कारियों के साथ मैं यही सवाल पूछूंगा। उससे पहले शलभ मणि जी बयान देता है, शलभ मणि जी, शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में पहले कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं मनोज पांडे जी, और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। मैं पांडे साहब आपसे यही सवाल सबसे पहले करना चाहता हूं कि यह कहा जा रहा है कि जो पूरी हाथरस की घटना थी उत्तर प्रदेश में, वो जातीय दंगों के लिए ही रची गई थी, और इसमें पीएफआई और कुछ राजनीतिक दलों के नाम भी आ रहे हैं। क्या कहेंगे? अजय जी एक सेकेंड, घटना का सवाल है मृदुल जी। जी कहिए, आवाज आ रही है आपको? जी मनोज जी कहिए। देखिए, जहां तक हाथरस की घटना का सवाल है, मैं समझ सकता हूं और मैं कह सकता हूं कि बहुत दुखद घटना रही है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी भी कम है। एक बेटी मारी गई, और बेटी के साथ जो हुआ वो उस बेटी ने लगातार तमाम अपनी खुद की वीडियो और ऑडियो में वो चला है पूरी सोशल मीडिया में, और पूरा देश और देश का सब समाज उस घटना का समर्थन नहीं कर सकता, उसकी निंदा कर सकता है और करना भी चाहिए, और कर भी रहा पूरा देश। जहां तक कई संगठनों की आप बात कर रहे हैं, तो ठीक है, अगर देश के केंद्र की सरकार के पास, राज्य की सरकार के पास तमाम ऐसी खुफिया एजेंसी हैं, उनकी अपनी पुलिस की तमाम उनकी एजेंसी हैं, अगर कोई उसमें अराजक तत्व आया है उसकी जांच करे और पुलिस कार्रवाई करे, उसके लिए स्टेट और केंद्र उसके लिए खुली हुई है। लेकिन अगर आप इस पर चर्चा कम करके अगर इस पर चर्चा करें कि एक बेटी के साथ जो व्यवहार हुआ है, आज वो हम सबके बीच में नहीं रही, देश में रहने वाला हर वो पिता जिसकी बेटी है आज वो कहीं ना कहीं सशंकित है।
एक छोटे से ब्रेक के लिए मनोज जी मैं यहां पर रुक रहा हूं। कुछ अहम सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पीएफआई जिस संगठन की बात की जा रही है, 6 महीने पहले समाजवादी पार्टी के साथ भी कुछ नेताओं के संबंध सामने आए थे, उस पर भी हम मनोज जी आपसे सवाल करेंगे। शलमणि त्रिपाठी भी हमारे साथ बने रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। हमारे साथ शलमणि त्रिपाठी बने हुए हैं, बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं। अजय वर्मा मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता हैं। और मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। और सवाल मैं एक पूछने वाला हूं, 1-1 मिनट तीनों आपको दूंगा मैं। सवाल सबसे अहम यही है कि हाथरस कांड पर सरकार क्या छिपाना चाहती है? शलमणि जी। नहीं, देखिए, जो भी तथ्य आपके सामने है और तथ्य तो ये निकल के आ रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के बहाने पूरे देश को जलाने का प्रयास हुआ। जो वेबसाइट सामने आई, जो बयान सामने आया, मैं तो कहता हूं ना, आप पूछिए ना, यहाँ बैठे हैं कांग्रेस के नेता, इनसे पूछिए। निजाम मलिक इनके जिलाध्यक्ष हैं, वो जाकर कहते हैं कि सर काट कर लाओ 1 करोड़ देंगे। उनके एक नेता लखनऊ में पकड़े जाते हैं, आपत्तिजनक पोस्टर लगाते हैं। उनके एक नेता ये कहते हैं, उनका ऑडियो रिकॉर्ड होता है कि नहीं, तुमको मुख्यमंत्री जी की बात नहीं माननी है, 25 लाख सरकार दे रही है, राहुल जी आएंगे तो 50 लाख मिलेगा, प्रियंका जी आएंगे तो 1 करोड़ मिलेगा। तो ये कौन सी राजनीति है? आप क्यों 23 करोड़ लोगों को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी कौन सा बदला लेना चाहती है? आखिर अमेठी से उत्तर प्रदेश की जनता ने हरा दिया, तो इतना बड़ा बदला लेंगे राहुल गांधी? इतना बड़ा बदला प्रियंका वाड्रा लेंगी? ये इनको राजस्थान का बलात्कार अपने मुख्यमंत्री से इन्होंने नहीं पूछा, राजस्थान के मुख्यमंत्री से, कि आज 12 की बच्ची के जो बलात्कारी थे वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? दलित बेटियां, 2 सगी बहनें हैं, उनके बलात्कारियों को गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन आग लगाने उत्तर प्रदेश में आ गए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की जो लोकप्रियता है, उनकी जो इसी पर अजय वर्मा जी क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं कि सरकार ने सब कुछ छुपाकर ये ध्यान भटकाना चाहती है, क्योंकि लोग रोजगार की बात ना करें, किसान अपनी मांग ना रखें, व्यापारी अपनी मांग ना रखें, कोविड-19 के मरे हुए लोग और मरीज अपनी बात ना रखें, और बेटियों से जो बलात्कार और जो अपहरण, बलात्कार, लूट, ज्वेलर्स और सुनार जो लूट रहा है, वो अपनी लूट की मांग ना करें। उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है, ये सारे आंकड़े कह रहे हैं, सारे प्रदेश और जिलों के हालात कह रहे हैं, प्रशासन कह रहा है, लेकिन प्रशासनिक अफसर भी डरे हुए हैं, इसलिए कि कोई अगर सवाल कर देता तो उसके खिलाफ मुकदमा राष्ट्रद्रोह का, देशद्रोह का हो जाता है। हाथरस के इस मुद्दे पर और उत्तर प्रदेश में 20 से 28 हत्याएं रोज हो रही हैं और 11 मुकदमे रेप के रोज दर्ज है। 24 करोड़ की जनता ये पूछती है, छोड़ दीजिए बयानवीर बीजेपी के आईटी सेल और बयानवीर और झूठ सेल के लोगों को, बाकी सब लोग बहुत खफा है, बहुत दुखी है और मांग करते हैं कि हाथरस की बेटी को न्याय दीजिए। जो डबल हत्याएं आपने करी है, संसार भगवान भी माफ नहीं करेगा। आप तानाशाही कर सकते हैं, तानाशाही तो बहुत मैं इस पर समाजवादी पार्टी से एक पक्ष लेना चाहूंगा, उसके बाद और हम चर्चा करेंगे। मैं अजय जी आपको समय भी दूंगा। मनोज जी, क्या सरकार कुछ छुपा रही है? देखिए, जो घटनाएं हुई हैं निरंतर वो मीडिया चैनलों में आई हैं। मित्र जी, सबसे दुखद बात यह है कि जहां ये कहा जा रहा है कि परिवारजनों के कई बयान बदले, वहीं अगर आप देखें तो अधिकारियों ने भी लगातार अपने इस घटना पर अपने बयान को बदले हैं। जिस तरीके से बेटी का संस्कार किया गया हिंदू नीत रीत में, मैं समझता हूं इसकी कोई मान्यता नहीं। इसकी जितनी निंदा की जाए, जिस तरह बेटी को लकड़ी के ऊपर फेंक करके और पेट्रोल डालकर और थिनर डाल करके आग लगा दिया गया, मैं समझता हूं कि एक मरी हुई बच्ची जिसके साथ पूरा देश खड़ा था, पूरी देश की सहानुभूति उसके साथ थी, क्यों रात में क्या इतनी जल्दी थी कि 2:30 बजे रात में उसका दाह संस्कार किया गया, जो कि हिंदू की संस्कृति और सभ्यता में इसका कहीं कोई स्थान नहीं है। न रात में हम लोगों के यहाँ इस तरह दाह संस्कार करने का कोई प्राविधान भी है। तो क्या आखिर वहां के पुलिस के बड़े अधिकारी और वहां पे जिला प्रशासन क्या छिपाना चाहता था? अपनी किन गलतियों पर पर्दा डालना था? कहीं न कहीं देश और प्रदेश में लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर किन चीजों को छिपाने के लिए, अपनी किन गलतियों को उसने झुटलाने के लिए, उसको सच साबित करने के लिए। आपका टाइम खत्म हो गया है मनोज जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगा, लेकिन जो गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं शलमणि जी, मैं सीधे आपसे पूछना चाहता हूं, अगर सरकार कुछ छिपाना नहीं चाहती थी, प्रशासन जो है क्या अपने उच्च अधिकारियों से बात नहीं कर सकता था? उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि रात में करना पड़ा? आपने कहा पहले भी हुआ है, तो क्या पहले हुआ है तो क्या इस सरकार में भी होगा? नहीं, मैंने इसलिए कहा कि आज देखिए किस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है।
आज किस तरह के तमाम जो सुराग है वो सामने आ रहे हैं। और मैं तो कहता हूं ना कि अगर हमारे अंदर छुपाने की बात होती तो हम क्यों कहते कि सीबीआई जांच करा लीजिए, हम क्यों कहते कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच करा लीजिए। ये तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं इनसे कहिए कि ये चाहे तो एफबीआई को आमंत्रित कर लें, लेकिन सीबीआई को रोकने के लिए कौन जा रहा है? आज जो साकेत गोखले गए हुए हैं वो राहुल गांधी के प्रिय हैं कि नहीं है? तो आप सीबीआई जांच क्यों रोकना चाहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि आपकी सारी कारस्तानी सामने आ जाएगी। अजय वर्मा जी, प्रदेश को आग में झोंकने का काम किया आपने, यहाँ फंडिंग की, अजय वर्मा जी के साथ खड़े रहे। क्या सीबीआई जांच रोकना चाह रहे हैं आप? अगर सब कुछ सच है आपको सीबीआई जांच नहीं चाहिए? नहीं, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में सीबीआई जांच कराइए। आप क्यों डर रहे हैं? नहीं, आप कहिए ना, आप कहिए। वो तो कह रहे हैं कि आप डर रहे हैं। मृदुल जी, जिन विदेशों में हमारे ज्ञानवान प्रधानमंत्री इवेंट करने जाते हैं, उस विदेशी मीडिया ने बलरामपुर की और हाथरस की घटनाओं की बड़ी आलोचना की है सारे पेपरों में। जिस विदेश से कमर थपथपाते हैं इनकी पीठ, तो विदेश से वो कह रहे हैं एफबीआई मंगा लें, तो क्या चाहते क्या? यही तो पूछ रहा हूँ। सीबीआई पर विश्वास नहीं है, कोर्ट पर नहीं है, किस पर विश्वास है? सीबीआई कराएं, आप सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराएं, रिटायर्ड जस्टिस की में कराएं। सरकार आपकी तानाशाही, आपकी बेटी को मार दिया, शव को दोबारा मार दिया, हत्याएं रोज बढ़ रही हैं, जवाब आपके पास कुछ है नहीं। डाइवर्ट करने के लिए आप दुनिया भर के नाम लेंगे, कांग्रेस को बदनाम करेंगे। पीएफआई में ये है, पीएफआई के पूरे केस में पीएफआई से कांग्रेस का संबंध आया है अजय वर्मा जी? ये सरकार की रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये बिल्कुल नहीं आया है और ना ही पीएफआई के समर्थन में कांग्रेस का कोई नेता है। इसमें 100% बीजेपी की साजिश और चाल है। ये पीछे से यही काम इनका आईटी सेल झूठ फैलाता है और जब झूठ खुल जाता है तो हाथ उठा देता है। यही मैं बताना चाह रहा हूं अजय वर्मा जी। ये ना तो आईटी सेल ने कहा है, ये बाकायदा लिखित में कहा गया है। शलभ मणि जी एक छोटा जवाब, इसके बाद मनोज जी आपके पास आ रहा हूं। शलभ मणि जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर? अजय वर्मा जी कहिए। शलभ मणि जी, बेबुनियादी चीजें झूठ दिखाते। देखिए ये इनके राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए एक नारा चलता है पूरे उत्तर प्रदेश में कि गद्दारों का राजा हूं मैं, बेईमानों का अरमान, अमेठी में हिंदू, वायनाड में मुसलमान। पीएफआई के जरिए चुनाव जीतने वाले राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा की लॉन्चिंग के लिए इस तरह जिन्होंने पीएफआई का इस्तेमाल किया है, आज पूरा देश चीख चीख के कह रहा है कांग्रेस आई मतलब पीएफआई, दंगाई मतलब कांग्रेस आई, उपद्रवी मतलब कांग्रेस आई। इनका चुनाव बेनकाब हो चुका है। इनसे पूछिए कि प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं गई? राजस्थान में 26 राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं। एनसीआरबी के डाटा कह रहा है, एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक राजस्थान नंबर 1 पर है। प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं जाती राजस्थान? नंबर 1 पे और 26वें नंबर पर उत्तर प्रदेश है। बलात्कार के मामलों में नंबर 1 पे राजस्थान है, ये नहीं जाते वहां पर। मैं यही पूछना चाह रहा हूं मनोज पांडे जी का रुख करता हूं, क्योंकि अगर बात रेप तक सीमित थी, अगर बात रेप के बाद हत्या तक सीमित थी, अगर बात पॉलिटिकल पार्टीज को वहां नहीं मिलने जाने तक सीमित थी, तो फिर ये पीएफआई की बात कहां से आ गई? मनोज जी, पीएफआई की बात सामने आती है और यह बताया जाता है कि 2022 में चुनाव जीतना है तो जाति की राजनीति करनी होगी, और मंत्री तो यह कहते हैं कि हिंदुओं से ही हिंदुओं को लड़ाने की पूरी साजिश थी। देखिए मृदुल जी, जहां तक विपक्ष के ऊपर आरोप का सवाल है, मैं कह सकता हूं कि एक अच्छी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विपक्ष का बहुत महत्व होता है और विपक्ष का दायित्व भी होता है। विपक्षी पार्टियां अगर नहीं होंगी, लोकतंत्र मर जाएगा और खत्म हो जाएगा। ये जेएस थीमिस कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। देश के और विश्व के तमाम लोगों ने कहा, विद्वानों ने, कि एक अच्छा मजबूत विपक्ष होना चाहिए। अब विपक्ष अगर कहीं घटना हो गई, क्या उस बेटी के परिवार के लोगों के आंखों के आंसू पोंछने नहीं जा सकता? उनकी शोक संवेदना में खड़ा नहीं हो सकता? नहीं जाइए ना सर, कम करने के लिए नहीं जा सकता? मनोज जी जाइए ना सर, लेकिन जब आपको जाने दे दिया, लगेगा विपक्ष। मैं समाजवादी पार्टी पर ही सवाल कर रहा हूं। मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल आपका अधिकार है। और हमने उस दिन भी पूछा था जब राजनीतिक दलों को और मीडिया को एंट्री नहीं दी थी, मैं ही उस दिन चर्चा में था, मैंने ये सवाल पूछा कि आखिर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, क्या ये अघोषित इमरजेंसी नहीं है? लेकिन जब जाने दिया तो वहां पर हंगामा करने की क्या जरूरत थी? देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी 14 तारीख से केवल एक ही मांग कर रही है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार महिला अपराध बढ़ रहे हैं, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, लगातार उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के रहने वाले 23 करोड़ लोगों के लिए चिंता का विषय है। समाजवादी पार्टी उस बेटी के परिवार के साथ खड़ी है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि उसके परिवारजनों को न्याय मिले। समाजवादी पार्टी चाहती है कि ऐसे क्राइम पर अंकुश लगे, और समाजवादी पार्टी चाहती है
कि ऐसे अधिकारियों को जिन्होंने बेटी का कोई इंसाफ न मिले उनके किए पर पर्दा पड़े। यही तो अहम सवाल हो जाता है। फिर अगर समाजवादी पार्टी ये चाहती है तो समाजवादी पार्टी को विश्वास किस पर होगा? क्योंकि मैं मनोज जी इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, आप तो चाहते हैं लेकिन सरकार और प्रशासन अपनी रिपोर्ट में कहता है ना जबान कटी है ना रेप हुआ है। ये रिपोर्ट में लिखा, ये बाद में जब रिपोर्ट पूरी तैयार हो रही है, हालांकि एसआईटी एक तरफ जांच कर रही है, उसके बावजूद इस पर विश्वास क्यों नहीं है? बहुत दुखद है मृदुल जी, बहुत दुखद है, बहुत दुख हो रहा है, हमें कष्ट हो रहा है ये कहते हुए। एक चीज तो सच है ना, बेटी मरी। एक चीज सच है ना कि बेटी को लकड़ी के ऊपर थिनक डाल करके फूंकते हुए पूरे देश ने देखा। ये पूरे देश के सोशल मीडिया में आया। क्या आप इसे इनकार कर देंगे कि बेटी मारी गई? क्या आप इसे इनकार कर देंगे कुछ लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती किया? क्या आप इसे इनकार कर देंगे कि उनका परिवार आज यतीम हो गया, अपनी बेटी के लिए सीना पीट रहा? क्या आप इसे इनकार कर देंगे कि देश में रहने वाला हर वो पिता जिसकी बेटी है आज वो कहीं ना कहीं दुखी है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हम हर एक खबर, हर एक तथ्य, हर एक बयान, हर एक रिपोर्ट लगातार बता रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं कि अगर इस पूरे मामले पर और सख्ती बरती जाती तो क्या हाथरस की बेटी की जान बचाई जा सकती थी? शलभमणि त्रिपाठी जी। नहीं, मैं तो सिर्फ देखिए एक बात कहूंगा, जो कुछ भी हो रहा है, आपको पता है कि एसआईटी जांच के आदेश हो चुके हैं, एसआईटी की जांच की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पर कार्रवाई भी हो चुकी है। आखिर सीबीआई से बड़ी और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई के जांच से बड़ी क्या चीज हो सकती है? अभी राहुल गांधी का बयान आया कि नहीं सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए, आप सीबीआई जांच के अलावा कोई जांच करा लीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूं, पूछिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से कि आखिर सीबीआई से डर क्यों लग रहा है? अगर आपने दंगे फैलाने के प्रयास नहीं किए, आपने फंडिंग नहीं की, आपने हाथरस के बहाने उत्तर प्रदेश को जलाने का प्रयास नहीं किया, सीबीआई से क्यों डर रहे हो? हम तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करा लो, फिर क्यों डर रहे हो आखिर आप सीबीआई से? किस बात का भय आपको है? और आपके नेता पहले दिन जब गए तो प्रियंका वाड्रा ने कहा सीबीआई होनी चाहिए, राहुल गांधी ने कहा सीबीआई होनी चाहिए। आज पीड़ित परिवार ने बयान दिया कि सीबीआई नहीं, हमको एसआईटी पर भरोसा है। और पीड़ित परिवार का यह बयान अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कितनी ईमानदारी से काम किया कि पीड़ित परिवार भी अजय कह रहा है कि सीबीआई से बेहतर हमारे लिए एसआईटी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्यों लड़ रही है सीबीआई से? शलभमणि जी, टाइम आपका खत्म हो गया है क्योंकि हम चाहते हैं कि इस मसले पर ठीक तरीके से जवाब आए। अजय वर्मा जी, मेरा भी आपसे यही सवाल है। घूम फिर के बात आ जाती है कि कांग्रेस पीएफआई से मिली हुई है, कांग्रेस ने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रशासन अगर ठीक तरह से काम करता तो बेटी की जान बचाई जा सकती थी? सलब देखिए मृदुल जी, विपक्ष की आप बात कर रहे थे अभी कि साहब विपक्ष ने माहौल बिगाड़ दिया। डेरेक ओब्राउन और 2 महिला सांसद जो टीएमसी की जाती है वो तो 5 ही जने थे। किस कदर महिलाओं की बेइज्जती है प्रदेश और देश की सरकार कर रही है, महिला विरोधी सरकार, ये बेटी विरोधी सरकार किस तरह जैन चौधरी के ऊपर किस तरह से लाठीचार्ज कराया एक सांसद के, पूर्व सांसदों की पार्टी के ऊपर, प्रियंका गांधी का कुर्ता किस तरह से खिंचवाया, शर्म नहीं आती इन चीजों को। राहुल गांधी को गिरा के उनकी तो हत्या का प्रयास था। हम तो इवेंट करनी नहीं जानते, बढ़िया अगर साहब होते तो इसी में हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते कि मेरा हाथ टूट गया और इवेंट बना दिया जाता पूरे देश में कि मेरी हत्या का प्रयास किया जा रहा है। अगर गरीब बेटी और न्याय की बात करना, ये प्रदर्शन धरना अन्यायपूर्ण है या लॉ के खिलाफ है तो कांग्रेस पार्टी इसे करती रहेगी। देश की जनता के हित में, महिलाओं के हित में और प्रशासन के खिलाफ पत्रकारों को रोक दिया, काला कानून लागू कर दिया। पहली बार ऐसा हिंदुस्तान में हुआ कि किसी चैनल को अंदर नहीं घुसने दिया। इसका मतलब समथिंग इज ब्लैक इन द बॉटम, बल्कि सारी बॉटम ब्लैक नहीं। इसमें दो बातें अजय जी। एक तरफ तो सरकार ने भी मीडिया को जाने नहीं दिया और फिर राहुल गांधी जाते हैं तो वो भी बंद कमरे में बात करते हैं और वो भी कहते हैं कि मीडिया को रोक दो। सभी को प्रॉब्लम मीडिया से ही है, घूम फिर के बात वहीं आ जाती है। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि प्रशासन या फिर इस पूरे मामले को लेकर, जैसा मनोज जी आप कह रहे हैं 14 तारीख से आपकी पार्टी आवाज उठा रही थी, तो क्या आपकी पार्टी की आवाज सुनी नहीं गई? और सुन लेते तो क्या हाथरस की बेटी की जान बचाई जा सकती थी? देखिए सवाल ये है मित्तल जी, घटनाएं घटती हैं, एक दुखद घटना घटी। जिस तरीके से पीड़ित परिवार के लोगों के परिजनों के लगातार वीडियो वायरल हो रहे थे, सोशल मीडिया पे आ रहे थे, समाजवादी पार्टी उस परिवार के साथ खड़ी हुई, उनके लिए न्याय की मांग किया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, देश भर के सारे सोशल मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक चैनलों ने और समाचार पत्रों ने लिखे कि अधिकारियों ने नाइंसाफी किया। अगर अधिकारी पहले सचेत होते, जैसा कि मृतक बेटी ने अपने मृत्यु के पूर्व एक उसकी वीडियो जारी हुई है और मैं समझता हूं कि उस पर अभी तक कोई आरोप नहीं लगा कि वो वीडियो सही है कि गलत है, सब लोगों ने सच माना है। उस वीडियो में स्पष्ट आया है
मृदुल जी कि मेरे साथ इसके पहले भी घटना की गई थी, मेरे साथ इसके पहले भी रेप करने का प्रयास किया गया था और मैंने इसे लोगों को बताया था। मेरा ये कहने का आशय है कि अगर वहां का प्रशासन, थाने का दरोगा और थाने के दरोगा का एक बयान आया जो आपके भी टीवी में चला है कि पुलिस को सब मालूम रहता है कि गली गली में क्या हो रहा है। आपका समय खत्म होता है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर एक बहुत अहम चीज सामने आ रही है। यूपी सरकार हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल करती है उसमें कहती है कि पीड़ित परिवार ने डॉक्टर की सलाह नहीं मानी थी। डॉक्टर कह रहे थे कि बड़े अस्पताल में भेज दिया जाए। मैं एक छोटा सवाल हमारे सहयोगी हाथरस से मौजूद है, इसी पर करना चाहता हूं। इस पर शलभ मणि जी आपका भी जवाब लूंगा मैं। शोएब, बात यह सामने आ रही है, यह कोर्ट में लिखा गया है, यह कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, उसमें लिखा है कि परिवार वालों ने बात नहीं मानी थी डॉक्टर्स की। बिल्कुल देखिए, अगर कोर्ट में बात गई है तो जाहिर सी बात है कि बात सही होगी, लेकिन कई चीज़ें इस तरह की 14 तारीख से लेकर और जब तक बेटे की मौत हुई वो है मुर्दुल, जिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये बात सच है क्योंकि आसपास के जो इलाके हैं या जो गांव हैं, क्योंकि जो ये बुलगड़ी गांव है, ये यहाँ प्रधान दूसरा जो गांव है एक पड़ोस का ही, उन दोनों गांव को मिलाकर होता है। तो मैं आज प्रधान के पास भी गया था, तो प्रधान ने हमें बताया कि 14 तारीख को जब ये मामला हुआ तो उनके पास भी ये फैमिली आई थी, ये तमाम चीज़ें हुई, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वक्त बढ़ा और 28 तारीख जब तक जो बेटी थी 27-26 तारीख तक जब दिल्ली गई और फिर मौत हुई, तब तक चीज़ें बदलती गई बार बार। और ये चीज़ें जब बदली तो शक के घेरे में भी कई बयान है, कई तरह की जो चीज़ें हैं वो हुई है। इसीलिए इस पूरे मामले की जांच जब तक नहीं हो जाएगी और सच्चाई सामने नहीं आएगी तो यकीनन कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी है, चाहे वो अच्छे हॉस्पिटल्स में जाने का मामला हो, क्योंकि इसमें हमारी जो ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है उसमें कई पॉलिटिकल लिंक भी इस तरह की बातें सामने आ रही है कि कई ऐसे जनप्रतिनिधि भी थे इलाके के या यहाँ के स्थानीय जिन्होंने इस मामले को दूसरा रंग देने की शुरुआत से ही कोशिश की थी। तो ये जब जांच होगी तो यकीनन ये तमाम चीज़ें सामने आएगी और सच्चाई जो भी होगी उसका सही तरीके से पता चल सकेगा। क्या ऐसा था कि बिल्कुल शोएब, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि प्रशासन ने अच्छा कदम उठाया है, प्रशासन स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कदम उठा रहा था। मैं शलभ मणि जी आपसे पूछना चाहता हूं, अगर प्रशासन स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कदम उठा रहा था तो क्या उसके पास सिर्फ यही चारा बचा हुआ था? क्योंकि पीड़ित परिवार ने बात नहीं मानी, ये सरकार हलफनामे में कहती है। पीएफआई की साजिश की बात सामने आ रही है, ये भी अब बात कही जा रही है। 14 तारीख से लेकर 29 तारीख तक क्या किसी भी अधिकारी ने इसे सीरियसली नहीं लिया, इसलिए तो आपने सस्पेंड कर दिया? नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि अगर आपको लगता है गंभीरता से नहीं लिया तो उत्तर प्रदेश में जो लोग दंगा भड़काना चाहते थे, उत्तर प्रदेश को वापस वहां ले जाना चाहते थे जब लखनऊ में हजरतगंज में मीडिया की ओवी वैन जलाई जा रही थी, बेगुनाहों को मारा जा रहा था। तैयारी तो उसकी थी, कांग्रेस पार्टी उसके पीछे थी, फंडिंग कर रही थी, पीएफआई को सपोर्ट कर रही थी। और मृदुल जी, मैं आपसे बार बार विनम्रतापूर्वक कह रहा हूं कि एक सवाल आप इनसे पूछिए, आप पता नहीं क्यों नहीं पूछ रहे हैं, मैं अपना 30 सेकंड उनको देता हूं, आप पूछिए। आज एनसीआरबी का डाटा कहता है कि राजस्थान बलात्कार में नंबर 1 पे है, उत्तर प्रदेश 26वें नंबर पे है, तब जबकि राजस्थान से 3 गुना ज्यादा है उत्तर प्रदेश। आप कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिए, सीबीआई जांच से डर क्यों रहे हो भैया? हमने तो कहा है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराएंगे। पहले राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा ने कहा सीबीआई कराओ, दोबारा कहा कि सीबीआई कराओ, तिवारा कहा सीबीआई कराओ। आप उस बात पर बार बार जोर दे रहे हैं, लेकिन मैं ना किसी प्रवक्ता को लिखकर कोई स्क्रिप्ट देता हूं। मेरा काम सवाल पूछना है, अगर वो जवाब नहीं देना चाहते तो मैं उनको फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, मैं सवाल जरूर पूछता रहूंगा। अजय वर्मा जी, नहीं, शलभ मणि जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप ही जवाब दे दीजिए। सीबीआई से देखिए मृदुल जी, एंकर आप है इस चैनल के, ये सरकार इसलिए मैं पूछ रहा हूं। मैंने दोनों सवाल आपसे पूछ लिए, सीबीआई पर भी आपसे पूछ लिया, अब आपको जो जवाब देना है आप दे सकते हैं, स्वतंत्र हैं, सुन लीजिए, आजादी अभिव्यक्ति की। हाँ, हमें ना सीबीआई की जांच से कोई प्रॉब्लम है, ना एसआईटी की जांच से, हमें सरकार की नीति और नियत से प्रॉब्लम है। और राजस्थान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पूछ रहे हैं ऐसा। सुन लीजिए, जो खराब थी खराब है और खराब रहेगी। ये बेटी बचाओ नहीं है, ये बेटी जलाओ पार्टी के रूप में पूरे प्रदेश में। राहुल गांधी ने क्यों मना किया? अभी राहुल गांधी ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपको पार्टी से निकाल देंगे राहुल गांधी। अभी राहुल गांधी ने कहा है कि सीबीआई जांच नहीं चाहिए, आपको पार्टी से निकाल के बाहर फेंक देंगे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। बदतमीजी प्री प्लान सरकार के लोगों के कहने पर कराई है। अरे राहुल गांधी ने अभी कहा है कि सीबीआई जांच नहीं चाहिए, कराई है।
इसकी आपको पार्टी से निकाल बाहर फेंकेंगे कि आप सीबीआई चाहते हो? नेता जेल जाएंगे। ये इनके अजय वर्मा जी देखिए, सीबीआई जांच को लेकर शलभ मणि त्रिपाठी दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी मना कर रहे हैं। आप कैसे यहां कर रहे हैं, किसका पक्ष रख रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं आप? नहीं, मैं इसलिए तो वापस आपको समय दे रहा हूं, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। ये तो राहुल गांधी जी के साथ बैठे थे क्या? इनकी बात सुन लीजिए। ये तो पीएफआई के साथ भी बैठे हुए बाइट चली है, आप टीवी नहीं देखते, आप बात नहीं पढ़ते है ना, इनकी कोई नियत अभी है। आपको निकाल पार्टी से बाहर करेंगे, आप लेकर सीबीआई मांगे तो बता रहा हूं कि इनकी नीति खराब है। राहुल गांधी भी आपको पार्टी से निकाल बाहर करेंगे, क्योंकि अभी राहुल गांधी का बयान आया कि सीबीआई नहीं चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी सीबीआई से क्यों डर रही है? क्योंकि दंगे का सबसे अहम सवाल तो यही है, जो फंडिंग किया उसका खुलासा हो जाएगा। शलभ मणि जी और अजय वर्मा जी मेरी बात सुनिए, एक दूसरे पर आरोप तो लगाए जा रहे हैं, सवाल बहुत अहम ये हो जाते हैं। मनोज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, एक तरफ सरकार की जो एजेंसीज है वो जांच कर रही है, रिपोर्ट में अलग अलग और तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं, और जब हमारी रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर जाते हैं तो अलग अलग तरह की बात सामने आती है। ये मसला एसआईटी के पास है, एसआईटी जांच कर रही है, कल तक बहुत हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा सरकार ने दाखिल कर दिया है। लेकिन एक और बात आई पीएफआई की साजिश की, और पीएफआई की साजिश पर एक सवाल, एक सेकंड अजय जी एक सेकंड, समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि सीए एनआरसी के दौरान भी समाजवादी पार्टी के कुछ नेता पीएफआई से संबंधित थे, क्या इसमें भी आप पर निशाना साधा जा रहा है, लग रहा है आपको? देखिए मृदुल जी, मैं तो केवल जो न्याय की सैद्धांतिक भाषा है और जो परिभाषा है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि न्याय होना चाहिए और न्याय दिखाई भी पड़ना चाहिए। मैं लगातार एक ही बात कह रहा हूं और कृपया उस हमारी बात को आ जाने दीजिए। आपने ही दिखाया और देश की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिखाया कि उस बेटी को जो घायल थी, बुरी तरीके से जीवन मौत से लड़ रही थी, उसे एक मामूली पीएचसी में के हॉस्पिटल में रखा गया। उसके भाई का बयान लगातार आया, उसकी ऑडियो वीडियो आई है, उसे केवल ग्लूकोज में रखा गया। 5 दिन तक उसका कोई पुरसा हाल नहीं हुआ। जब आप लोगों ने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने या विरोधी राजनीतिक दलों ने जब बात उठाई तब उसको सफदरगंज ले जाया गया। आखिर इसके बीच में ये किसकी कमी थी, किसकी निग्लिजेंसी थी? किन लोगों ने अच्छा ट्रीटमेंट उसको नहीं होने दिया? अगर शायद अच्छा ट्रीटमेंट हुआ होता, वो बेटी मरी ना होती, आज हम लोगों के बीच में होती। तो मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं कि इस घटना के बाद किन लोगों ने उसको गंभीरता से न लेकर के अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दी, अच्छी सुरक्षा नहीं दिया उसे, और तत्कालिक बिल्कुल आपके सवाल बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है मनोज जी आपके सवाल। लेकिन सवाल ये भी सामने आ रहा है, क्योंकि जो आरोपी हैं इस पूरे मामले को लेकर, उनके खिलाफ भी ये कहा जा रहा है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ प्रदेश में दंगा करवाने की साजिश का भी खुलासा हुआ है। बहुत शुक्रिया, वक्त नहीं है शलभ मणि जी और अजय जी और मनोज जी आपका खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि सवाल इतना सा है कि इस पूरे मामले को लेकर अब एसआईटी जांच कर रही है, अलग अलग तथ्य, अलग अलग बयान, अलग अलग रिपोर्ट सामने आ रही है, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार जांच एजेंसीज और कोर्ट में क्या साबित होता है। छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।